हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्सन ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसकी आज क्लास नंबर 3 है। और आज हम पढ़ेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो ये जैव भू रासायनिक चक्र है ना, इसके द्वारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, उसकी कार्यशीलता दर्शाई जाती है। हम जो जैव भू रासायनिक चक्र है उसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो कार्यशीलता है वो दर्शाइए। तो उसमें फिर ये सारा का सारा जो जैव भू रासायनिक चक्र है ये हम डिफाइन करेंगे, ये हम लिखेंगे। तो जो ये पूरा का पूरा टॉपिक है ना, ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है। हमें ये पूरा का पूरा पहले से आता है, बस एक बार रिवीजन करना है और वीडियो एक बार देख लेना, आपका बिल्कुल कंफर्म आपको लर्न हो जाएगा। तो देखिए क्या है जो ये जैव भू रासायनिक चक्र है। ये जैव मंडल में जो जैविक तत्व हैं वो तो बदलेंगे अजैविक में, और जो अजैविक तत्व हैं वो बदलते हैं जैविक में। तो इस प्रकार जैव का अजैव में और अजैव का जैव में बदलने का जो ये चक्र है ये चलता रहता है, यही कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मान लो कोई भी पौधा है। पौधा क्या है? जैविक तत्व है, जैविक घटक है। तो पौधा जैविक घटक है, तो सबसे पहले पौधा उगने के लिए एक बीज डालते हैं हम। मिट्टी में बीज डालेंगे सबसे पहले हम, और वो बीज है उसको मिट्टी भी चाहिएगी, आवश्यक जो पोषक तत्व हैं मिट्टी से वो भी चाहिएंगे, वायु भी चाहिएगी, पानी भी चाहिएगा, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिएगा। तो क्या होता है, मान लो बारिश आई, बारिश के साथ जो मिट्टी थी उसमें जो पानी गया है, सोख लिया गया मिट्टी ने, तो उस पानी में घुलकर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये भी गई है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी गई है, और जो भी मान लो और इधर उधर से कुछ तत्व बह के आ गए वो भी घुल के और पानी में मिट्टी में चले गए, ठीक है। फिर पौधे को मिट्टी से वो सारी की सारी चीज़ें मिल गई, आवश्यक तत्व, जैसे कि नाइट्रोजन भी मिल गई, ऑक्सीजन भी मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी है उस जो मिट्टी है उसमें, और जो आवश्यक तत्व थे वो तो थे ही, जल भी था। तो ये सारी की सारी चीज़ें पौधों को जड़ों के द्वारा मिल जाती हैं। रहा क्या? सनलाइट। तो सनलाइट जो है वो सूर्य से मिल गई। तो इस प्रकार से क्या होता है, पौधे बढ़ते रहते हैं और बढ़ के वो पेड़ बन जाते हैं। फिर क्या होता है, वो मान लो वो जब जो बड़े पेड़ बने हैं वो टूट गए, गिर गए, या फिर धीरे धीरे वो डैमेज होना शुरू हो गए, तो अंत में क्या होगा, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में मिलेंगे तो वो मिट्टी में मिलने के बाद अपघटक बनेंगे। क्या होगा, कुछ जो जीव जंतु हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं मिट्टी में, वो उसको अपघटक के लिए कार्य करते हैं। क्या है, उस पेड़ को मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। तो जो वो छोटे जीव होंगे वो कहलाएंगे अपघटक, और जो वो पेड़ हो गया है वो अपघटित हो के और वापस मिट्टी बन गया है, ठीक है। फिर दोबारा से यही प्रोसेस होगी। तो क्या हुआ है इसमें, एक पौधा था वो जैव था, ठीक है, जैविक था। तो जैविक से वो लास्ट में आके अजैव यानी कि वो मिट्टी बन गया, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस हो गया, उसी मिट्टी में और कोई बीज डाला जाएगा, और वो जो बीज डाला गया था वो फिर से पौधा बनेगा। तो जो फिर अजैव थी मिट्टी, उससे वो फिर से जैव बन गया। तो ये चक्र चलता रहता है जैव से अजैव का। तो यही है जैव भू रासायनिक चक्र। फिर भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, पौधे यानी कि जैव को उगाने के लिए अजैव तत्व यानी कि जल, वायु, मिट्टी आदि की ज़रूरत होती है। जो भी पौधे हैं उनको उगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अजैव तत्वों की। और अजैव तत्व कौन से हैं? मिट्टी, जल, वायु, ये है, ठीक है। फिर है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये वर्षा के जल में होते हैं और मिट्टी के द्वारा ये सोख लिए जाते हैं, जिससे पौधा मिट्टी से इनको प्राप्त कर लेता है और सूर्य से सनलाइट ले लेता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो धरती पर पहुंचने वाला क्या है, केवल मात्र 0.1% जो भाग है ना सनलाइट का, वही प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे हैं वो यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। फिर जो वो पार्ट्स था उसका अधिकतर जो 90% था उसको भोजन बनाया था, या फिर जो कुछ भी सनलाइट वगैरह प्राप्त की थी, जो भी एनर्जी बनी थी पौधों के लिए,
उसका 90% पौधों ने श्वसन क्रिया के द्वारा यूज़ कर लिया। फिर क्या होगा, उसके बाद जो और तत्व थे वो आगे शाकाहारी में 10% चले गए, शाकाहारी ने जब उसको खा लिया था। ठीक है, इस प्रकार से आगे जो ये एनर्जी फ्लो है ये होता रहता है। फिर जो पौधे हैं, मान लो वो पौधे मर गए और मरने के बाद वो गिर गए, गिर के फिर उनका अपघटन होता है। जो भी अपघटक, जो भी कारक होते हैं, जो भी छोटे छोटे जीव होते हैं, वो उनको मिट्टी में मिलाएंगे। और ये देखिए अपघटक क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों या जीव मर जाने पर उनका रासायनिक क्रिया द्वारा मिट्टी में बदलने की जो क्रिया होती है वो अपघटन कहलाती है। ठीक है, और जो भी जीव इस क्रिया को करते हैं वो कहलाते हैं अपघटक। इसका कुछ भाग जो है वो गैस बनकर वायु में मिल जाता है। यह चक्र ही क्या कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र, जिसे कई साल का समय लगता है। ठीक है, ये था जैव भू रासायनिक चक्र। एक बार ये शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए क्या क्या इसमें प्रोसेस हुई है। देखो, सबसे पहले किसी चट्टान का अपरदन हुआ तो मिट्टी बन गई। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, कोई चट्टान थी उसका अपरदन हुआ और अपरदन होने के कारण वो मिट्टी बन गई, कुछ भाग टूटा और वो मिट्टी बन गया। फिर उस मिट्टी में पौधे का बीज लगाया तो वो पौधा उग गया। पौधे को शाकाहारी ने खाया, शाकाहारी को मांसाहारी ने खाया, मांसाहारी को उच्च मांसाहारी ने खाया। फिर बचे हुए जो अपशिष्ट घटक थे जो वो मिट्टी में मिल गए। ठीक है, मिट्टी में फिर से पौधा बन गया। हमने वही प्रोसेस है, ये इतने पॉइंट्स बना दिए हैं, इससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मिट्टी बनी, जो भी चट्टान थी उसका अपरदन होने के बाद फिर मिट्टी में पौधा उगा। फिर उस पौधे को शाकाहारी ने, मांसाहारी ने, फिर उच्च मांसाहारी ने, इस तरह से प्रोसेस चली। शाकाहारी ने खाया पौधे को, शाकाहारी को खाया मांसाहारी ने, मांसाहारी को खाया उच्च मांसाहारी ने। फिर जो अपशिष्ट जो भी पदार्थ बचे वो अपघटक, जो भी कारक थे, जो भी जीव थे, उन्होंने मिट्टी में मिला के और उनको अपघटित कर दिया। ठीक है, फिर मिट्टी बन गई दोबारा से, यानी कि अजैव था, फिर उसमें जीवन हुआ, जो पौधा हुआ, फिर वो पौधा फिर से अजैव में बदल गया, फिर से उसमें बीज डलेगा और इसी तरह से कई सालों तक ये चक्र चलता रहता है। ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। मेरे हिसाब से ये आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र में क्या है, देखिए फ्रेंड्स, कार्बन चक्र में क्या होता है। देखिए, जो कार्बन है ना वो जैव तत्वों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, कार्बन जो भी जैव घटक हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो ये कार्बन है ना ये 3 गैसों से मिलती है हमें। कौन सी गैसों से, CO2 से, और मीथेन यानी कि CH4 से, और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन बन गया है कि जो ये कार्बन चक्र है इसमें कौन सी 3 गैसें होती हैं। वो होती हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 3 गैसें होती हैं कार्बन चक्र में। और जो मीथेन गैस है वो कहाँ से, धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है। और एक क्वेश्चन और है, अब तो ये आने लग गया है धान के खेत से, पशुओं के बाड़े से, और जहाँ पे भी जो पशु हैं उनका गोबर डाला जाता है वहाँ पे। और एक और अलग ऑप्शन दे देंगे, इनमें से मीथेन गैस कहाँ नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना, धान के खेत में भी होगी, जहाँ पे पशुओं का बाड़ा होता है, जहाँ पे पशु बांधे जाते हैं, वहाँ पे अजीब सी स्मेल आती है, वो मीथेन गैस की ही होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी मलमूत्र करते हैं पशु, उसमें से भी वो हम जहाँ पे डालते हैं वहाँ भी मीथेन गैस की स्मेल आती है फ्रेंड्स। ठीक है, वहाँ भी होती है मीथेन गैस। तो ये 3 ऑप्शन दे देंगे और एक और कोई दे देंगे, या फिर कोई 3 अलग दे देंगे और एक इनमें से दे देंगे। या तो ये पूछेंगे कि इनमें से मीथेन गैस किस में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे है जैव मंडल में 5 लाख कार्बन के यौगिक हैं। जैव मंडल में कितने कार्बन के यौगिक हैं, एक अलग से और क्वेश्चन बन गया है। जैव मंडल में 5 लाख कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए जो कार्बन चक्र है वो क्या है। जो कार्बन चक्र है ना वो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसी का ही बदला हुआ रूप है। जो कार्बन चक्र है वो कार्बन साइकिल है वो। और जो एक कार्बन साइकिल है ना ये पूरा होने में बहुत सारा टाइम लेती है, कई वर्षों का समय लेती है। क्या होता है, देखो जब जो पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज बनाते हैं। फिर जो शाकाहारी हैं वो उनको खाते हैं पेड़ पौधों को। फिर शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को उच्च मांसाहारी या फिर सर्वाहारी, इस तरह से ये
चक्र चलता है आगे, इस तरह एक दूसरे को ये खाते हैं। फिर लास्ट में क्या होगा, जो मांसाहारी होगा फिर वो मर जाएगा और फिर जो भी कवक या जो भी अपघटक जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो उनको मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से जो CO2 गैस है वो रिलीज़ होती है। और वैसे क्या होता है, जो शाकाहारी होते हैं और जो मांसाहारी हैं वो भी क्या है, श्वसन के द्वारा भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन्वायरमेंट में मिलती रहती है। फिर लास्ट में क्या होता है, जो हरे पौधे होते हैं वो हरे पौधे जो सांस लेते हैं उस श्वसन क्रिया में जो CO2 गैस है ना उसको इनटेक करते हैं। तो इस तरह से जो भी शाकाहारी ने छोड़ी CO2 गैस, मांसाहारी ने छोड़ी, या फिर जो भी सर्वाहारी थे, जो भी ये जीव मर गए थे, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई थी तो उससे क्या था, उस CO2 को यूज़ कर लेंगे हरे पेड़ पौधे और इस प्रकार से एक बैलेंस बना रहता है और इसी तरह से ये कार्बन चक्र चलता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे है जो फैक्ट्रीज़ है ना, फैक्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, पेट्रोल डीजल जो भी यूज़ हो रहा है व्हीकल्स में, उनसे कौन सी गैस निकलती है, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आगे देखिए, जो CO2 जो वायुमंडल में भारी गैस है वो क्या करती है, टेम्परेचर को अपने अंदर आने देती है। क्या है, अगर मान लो इन्वायरमेंट में CO2 गैस अधिक है, ठीक है, तो वो अधिक सनलाइट एब्जॉर्व करेगी, सनलाइट अंदर तो आ जाएगी लेकिन उसको बाहर नहीं जाने देगी, तो फिर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला वो वाला प्रभाव पड़ता है इस पर, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा देती है। कौन सी गैस बढ़ा देती है, वो है CO2 गैस। इसी के कारण अब क्या है, जो व्हीकल हैं वो बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज बढ़ रहे हैं जिससे धुआं निकल रहा है, तो क्या है कि CO2 गैस अधिक रिलीज हो रही है और जो सनलाइट आ रही है, जो टेम्परेचर आ रहा है उसको जो CO2 है वो बाहर नहीं जाने दे रही है अधिक मात्रा में। जितना आया था उस तरह से वो वापस नहीं जाने दे रही है, तो वापस नहीं जाएगा तो क्या होगा, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे और वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। इसी तरह से इसका एक एग्जांपल है जो इंदिरा पॉइंट है ना, हमारे इंडिया में जो भी इंदिरा पॉइंट है वो पानी में डूब चुका है। किस लिए, कैसे डूब गया, क्योंकि जो ये CO2 गैस है वो अधिक हुई हमारे इन्वायरमेंट में, अधिक होने के कारण टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, समुद्रों का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से ये जो पानी का लेवल है ये बढ़ रहा है और इंदिरा पॉइंट तो बिल्कुल डूब ही चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल जो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही लंबा चक्र होता है, ये लगभग 2000 वर्ष में पूरा होता है जो ऑक्सीजन साइकिल है ये, और ये एक जटिल प्रक्रिया है। और इसको है ना, जो ऑक्सीजन है ना, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो साइकिल चलती है ऑक्सीजन साइकिल, इसमें ऑक्सीजन जो गैस है ना वो हमें सीधे रूप में नहीं मिलती है लेकिन संयोजकों के रूप में मिलती है। वो संयोजकों के रूप में कैसे मिलती है, ये देखिए, जो ऑक्साइड बनाते हैं ना, तो जो ऑक्साइड्स बनाते हैं उनमें ही हमें जो ये ऑक्सीजन गैस है वो मिलती है। जो आयरन ऑक्साइड होता है और H2O होता है, इनमें यहाँ पे ऑक्साइड में जो है ऑक्सीजन गैस है फ्रेंड्स, तो हमें ये सीधे रूप में नहीं मिली बल्कि हमें ये यहाँ पे लोह के साथ और यहाँ पे जल के साथ मिली है ये ऑक्सीजन गैस, तो ये संयोजक के रूप में मिली है। आगे है, ये हमें और कहाँ कहाँ मिलती है, ये हमें हरे पौधों से तो मिलती है, ये तो मेन सोर्स है ऑक्सीजन का, और हमें बहते जल में भी मिलती है, जल में भी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, जो पौधे होते हैं ना वो इसका ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्रिया में जो पानी है उसका यूज़ करते हैं, और जो पानी है ना उसमें क्या है, एक संयोजक, ये किसका है, H2O, यानी कि ऑक्सीजन का भी है इसमें संयोजक, ठीक है। तो इसमें एक अणु ऑक्सीजन का भी है, जिसकी वजह से जो पौधे हैं वो उस ऑक्सीजन को फिर प्रकाश संश्लेषण करेंगे, फिर उनको शाकाहारी खाएंगे, फिर मांसाहारी खाएंगे, उस वो ऊर्जा आगे जा रही है ना, उसमें फ्लो हो रहा है, ऊर्जा का एनर्जी फ्लो हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन की हेल्प से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करी पौधों ने, फिर उस प्रकाश संश्लेषण से पौधों को एनर्जी मिली, फूड बनाया और ग्लूकोज वगैरह बना, फिर आगे जो है वो पत्तियाँ खाई शाकाहारी ने वो खाई, तो फिर
उसके बाद मांसाहारी ने शाकाहारी को खाया, इस तरह से एनर्जी फ्लो आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी ये ऑक्सीजन थी वो पेड़ पौधों से शाकाहारी में गई, शाकाहारी से मांसाहारी में गई, मांसाहारी से सर्वाहारी में, इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। और समुद्रों में जो ऑक्सीजन है वो नदियों और वर्षा के जल के द्वारा पहुंचती है, जो नदियां हैं ना उनके द्वारा और वर्षा के जल के द्वारा जो भी है ऑक्सीजन गैस है वो घुलकर और समुद्रों में पहुंच जाती है, और इस प्रकार ये चक्र चलता है। इसको कहते हैं ऑक्सीजन का चक्र। फिर से देख लेते हैं हम ये सारे के सारे एक बार। देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो जैव भू रासायनिक चक्र है ना उसमें जैविक तत्व हैं वो अजैविक में बदलते हैं, और जो अजैविक चक्र हैं वो जैविक में बदलते हैं। फिर हमने इसमें पढ़ा कि जो पौधे हैं, पौधे को उगने के लिए सबसे पहले अजैव तत्व यानी कि मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी में पोषक तत्व होंगे और मिट्टी में ही जो जल है और वायु है वो भी मिलेगी, तो पौधे को वो सारी चीज़ें मिट्टी से ही मिल जाती हैं। मिट्टी में ये कहाँ से आती हैं? जैसे मान लो वर्षा का जल हुआ, वर्षा के जल से घुल के ऑक्सीजन और जो ये CO2 गैस है वो, और जो भी मान लो पानी था वो सारा का सारा नीचे मिट्टी के द्वारा सोख लिया गया। फिर मिट्टी से ये सारे तत्व पौधे को मिलेंगे, और जो सन है उससे पौधा सनलाइट लेगा, सनलाइट लेने के बाद पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद भोजन बनाएगा। फिर उसका बनाया हुआ जो भोजन है, फिर जो पत्तियां वगैरह हैं या फ्रूट्स आएंगे फिर आगे उनको शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी को मांसाहारी खाएंगे, मांसाहारी को सर्वाहारी खाएंगे। इस प्रकार से जैसे लास्ट में वो सर्वाहारी मर गए या फिर जो पेड़ पौधे हैं वही टूट के और गल सड़ गए, तो फिर जो भी जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया वगैरह अपघटक जो होते हैं वो उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो शुरू में जो पौधा था वो क्या था? एक बीज था, फिर वो जैविक बना, पौधा बना, फिर लास्ट में आते आते वो मिट्टी बन गया। मिट्टी बनने के बाद क्या हुआ? मिट्टी हो गया अजैविक, तो जैव से वो अजैव में कन्वर्ट हो गया। फिर उसी मिट्टी में ही क्या हुआ? अलग से कोई बीज रोपा गया और फिर से वो पौधा बन गया, फिर जो अजैव था उससे वो जैव में कन्वर्ट हो गया। तो ये हुआ जैव भू रासायनिक चक्र, जिसमें क्या हुआ? जैव भी है, भू यानी कि भूमि का यूज़ भी हुआ है, रासायनिक प्रक्रिया भी हुई है जब उसको गला सड़ा के मिट्टी में मिलाया गया हुआ है। तो इस प्रकार ये चक्र चलता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। फ्रेंड्स, ये था इतना। आगे है हमने पढ़ा अपघटक क्या होते हैं। जो भी पौधे या जीव मर जाते हैं उनको रासायनिक क्रिया के द्वारा मिट्टी में बदलना ही अपघटन कहलाता है, और जो भी जीव इस क्रिया को करते हैं वो कहलाते हैं अपघटक। फ्रेंड्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कार्बन चक्र। कार्बन चक्र जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का ही बदला हुआ रूप है, और जो ये कार्बन चक्र होता है इसमें 3 गैसें होती हैं, इम्पोर्टेंट है, CO2, CH4 और CFC। फिर मैंने आपको बताया था जो मीथेन गैस है, जो CH4 है वो धान के खेतों से और जो पशु हैं उनके बाड़े से और जहाँ पे उनका मलमूत्र जो होता है वो डाला जाता है उस जगह से, इन जगहों से जो है मीथेन गैस पाई जाती है। वहाँ पे मीथेन गैस की एक अजीब सी स्मेल होती है और हम ये पहचान सकते हैं कि यहाँ पे मीथेन गैस है। फिर फ्रेंड, जो जैव मंडल है उसमें 5 लाख कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। और जो कार्बन चक्र है वो कैसे होता है? इसमें जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज है वो बनाएंगे, ठीक है। फिर उनको पौधों को खाएंगे शाकाहारी, शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को सर्वाहारी, और फिर लास्ट में जब ये मर जाएंगे सर्वाहारी तो फिर कवक या फिर अपघटक जीवाणु जो भी होंगे वो उसको मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से वायुमंडल में जो CO2 गैस है वो रिलीज होगी, और जो CO2 गैस है वो शाकाहारी और मांसाहारी जीव हैं वो भी रिलीज करते हैं। लेकिन जो हरे पौधे हैं ना वो उस CO2 गैस को इनटेक कर लेते हैं और वो रिलीज करते हैं O2। इस प्रकार से जो ये संतुलन है ये बना रहता है। और जो कार्बन चक्र है उसमें जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से मिलती है? जो फैक्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें जो पेट्रोल जलता है ना उससे भी CO2 गैस निकलती है। और फ्रेंड, जो CO2 गैस है ना वो एक भारी गैस है और वो क्या कर रही है? वो टेम्परेचर बढ़ा रही है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है उसको इन्वायरमेंट में आने तो देती है लेकिन उसको जाने नहीं देती है, जिस वजह से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है और अर्थ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और जो समुद्र हैं उनका
लेवल है वो बढ़ रहा है फ्रेंड्स। फिर हमने पढ़ा था ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल हमने पढ़ा कि 2000 वर्षों में ये पूरा होता है और ये एक जटिल प्रक्रिया है और ये सीधे रूप में ऑक्सीजन हमें इन्वायरमेंट में नहीं मिलती बल्कि संयोजकों के रूप में मिलती है, ठीक है, और ऑक्साइड के रूप में मिलती है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड और जल ऑक्साइड यानी कि H2O। इनमें एक यौगिक ऑक्सीजन गैस का भी है फ्रेंड्स, ठीक है, और हमें ये बहते जल से मिलती है और हरे पौधे तो मेन सोर्स हैं ही ऑक्सीजन का। फिर हमने पढ़ा फ्रेंड जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के टाइम पे करते हैं और फिर इस क्रिया में जो पानी है उसका यूज़ करेंगे और जो पानी होता है उसमें जो ये गैस है ऑक्सीजन ये पाई ही जाती है। और फिर हमने एक और पॉइंट पढ़ा कि जो समुद्रों में वो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है। समुद्रों में जो ऑक्सीजन है फ्रेंड्स वो नदियों के पानी द्वारा और वर्षा के पानी द्वारा आती है और इस प्रकार से चक्र है जो ऑक्सीजन का ये चलता रहता है, ये कहलाता है ऑक्सीजन साइकिल। और इससे आगे एक दो ये पॉइंट रह गए थे जब हमने इकोलॉजी का टॉपिक पढ़ा था, ये और देख लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स जो इकोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से आया है, वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इकोलॉजी वो ग्रीक वर्ड है। ये ओकियोस यानी कि निवास या फिर रहने का स्थान प्लस लोगस यानी कि अध्ययन करना। तो क्या है जो इकोलॉजी शब्द है दो वर्ड से मिलकर बना है, ओकियोस और लोगस। ओकियोस का मतलब है रहने का स्थान या निवास स्थान और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। तो इकोलॉजी क्या होगी, किसी भी जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना। और ये इकोलॉजी शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड है और इकोलॉजिकल सिस्टम जो शब्द है सबसे पहले 1935 में A.G. टांसलेमोदे ने दिया था। किसने दिया था? A.G. टांसलेमोदे ने दिया था 1935 में इकोलॉजी शब्द, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, जैविक और अजैविक कारकों के समाकलन का परिणाम है। इकोलॉजी जो है ना वो जैविक और अजैविक जो कारक हैं उनके समाकलन का परिणाम है। दो प्रकार का होता है, स्थलीय और जलीय। ये हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स आगे पहले हमने। मेरे को तो बस ये वाला था ना जो इकोलॉजी शब्द है ये कहाँ से आया है, किसने दिया, ये बताना था। इकोलॉजी शब्द ग्रीक वर्ड है, ओकियस और लोगस से मिलके बना है, जिसका अर्थ ओकियस का है रहने का स्थान और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। यानी कि इकोलॉजी होगी किसी जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना। और ये शब्द दिया था 1935 में सबसे पहले A.G. टांसलेमोदे ने। ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक, जो भी भू रासायनिक चक्र था ये जैव भू रासायनिक चक्र ये आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।